प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हेक्सचर-ओहलिन मॉडल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। अली हेक्सचर गुरु थे और ओहलिन उनके शिष्य थे। उनकी एक तस्वीर भी मेरे पास उपलब्ध है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये अली हेक्सचर है और ये बर्टिल ओहलिन है, इनके शिष्य। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत की मान्यताएं। ये जो हेक्सचर-ओहलिन का सिद्धांत है वो दो देश, दो समरूप वस्तुओं और दो समरूप उत्पादन के साधनों के लिए लागू होता है। दोनों देशों की टेक्नोलॉजी समरूप है, लेकिन साधन संपन्नता जो है वो भिन्न है। मुख्य कारण ही यहाँ पर एंडोमेंट ही है कि साधनों की उपलब्धता जो है, साधनों की संपन्नता जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। और स्थिर पैमाने का प्रतिफल लागू होता है, यानी उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाएगी, उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज, यानी साधनों की गहनता अलग अलग है। उत्पादन की प्रक्रिया में जो लेबर और कैपिटल का रेशियो है वो दोनों देशों के अंदर अलग अलग है। साधन देश की सीमाओं के भीतर तो पूर्ण रूप से गतिशील है, लेकिन दो देशों के बीच में इनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। लोगों की रुचि एवं पसंद भी समरूप है दोनों देशों के अंदर। दोनों बाजारों के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। लेबर बाजार में जो मजदूरी का निर्धारण है वो होता है सीमांत भौतिक उत्पादकता लेबर की और प्राइस, यानी दी जाने वाली मजदूरी। इसी प्रकार कैपिटल के लिए भी सीमांत भौतिक उत्पादकता पूंजी की और उसकी प्राइस, यानी ब्याज की दर। यहाँ पर किसी प्रकार की परिवहन लागत का जिक्र नहीं किया गया है इस सिद्धांत में। फैक्टर एंडोमेंट्स यानी साधन संपन्नता से क्या अभिप्राय है? हेक्सचर-ओहलिन का मानना था कि उन दो देशों के बीच में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव है जहां पर सापेक्षिक साधन संपन्नता है। यहाँ पर जो सिंबल्स काम में लिए गए हैं वो K फॉर कैपिटल है, L फॉर लेबर यानी श्रम, R प्राइस ऑफ कैपिटल यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और W प्राइस ऑफ लेबर यानी वेजेस के लिए काम में लिया गया है। जो फैक्टर एंडोमेंट है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन अगर ये है कि K/L फॉर कंट्री 1 इज ग्रेटर देन K/L फॉर कंट्री 2, तो इसका तात्पर्य यह है कि देश फर्स्ट में पूंजी जो है वो बहुतायत में उपलब्ध है और श्रम जो है वो दुर्लभ है। पूंजी जो कि अंश में है K/L1 ग्रेट है, यानी K ज़्यादा होगा। K ज़्यादा होने का मतलब कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम हो गया। ग्रेट का मतलब यहाँ पे अंश ज़्यादा होगा, तो यानी कैपिटल ज़्यादा होगा। कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है, इसलिए ये कैपिटल अबंडेंट कंट्री हो गया, कंट्री फर्स्ट। इसी प्रकार से कंट्री 2 जो है वो लेबर अबंडेंट कंट्री हो गया, क्योंकि K/L2 यहाँ पे दिया हुआ और ये इससे कम है, यानी यहाँ पर लेबर ज़्यादा है। इनके प्राइस की क्या डेफिनेशन है? इनके प्राइस की डेफिनेशन ये है कि कैपिटल को काम में लेने के लिए ब्याज की दर का भुगतान किया जाता है और लेबर को काम में लेने के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाता है। जब K वहाँ पर बहुतायत में उपलब्ध है तो ब्याज की दर क्या होगी? कम होगी, और जहाँ पर लेबर बहुतायत में उपलब्ध है वहाँ मजदूरी की दर क्या होगी? कम होगी।
इसलिए यहाँ पर ब्याज की दर कम है तो R अपॉन W फॉर कंट्री 1 इज़ लेस देन, क्योंकि R कम हो गया, R कम हो गया, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके कम हो जाएगी, और ये वैल्यू जो होगी वो इससे ज़्यादा हो जाएगी। यानी कंट्री 1 इज़ कैपिटल अबंडेंट ड्यू टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो R अपॉन W का जो वॉल्यूम बनेगा वो कम हो जाएगा। और कंट्री सेकेंड इज़ लेबर अबंडेंट, वहाँ पे मजदूरी की दर कम होगी, क्योंकि वहाँ हर कम है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो इस प्रकार से ज़्यादा हो जाएगी। इन सभी मान्यताओं के दिए हुए होने पर, जिसमें मूल रूप से 3 मान्यताएं हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की, समरूप टेक्नोलॉजी की, और लोगों की रुचि की, और फिजिकल एंड प्राइस के दिए हुए होने पर जो फैक्टर इंडोमेंट होता है वो इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है कि देखिए यहाँ पर कैपिटल जो है वो बहुत कम लगी हुई है, यानी ये यही इतना सा जो है वो फावड़े का जो हिस्सा है वो कैपिटल दर्शाता है। लेबर यहाँ पे 3 लगी हुई है, 1, 2 और 3, इसलिए इसको अपन लो के अपॉन एल रेशियो कहेंगे, यानी कैपिटल यहाँ पर कम है और लेबर क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। ये हाई के अपॉन एल रेशियो, यानी के यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, लेबर यहाँ पर कम लगा, क्योंकि ये मशीन लगी हुई है और एक आदमी यहाँ पर काम कर रहा है जो कि इस क्रेन को चला रहा है, इसलिए इसको अपन कैपिटल अबंडेंट फैक्टर कहेंगे। अब कमोडिटी फैक्टर इंटेंसिटी किस प्रकार से समझ सकते हैं अपन। कमोडिटी फैक्टर इंटेंसिटी इस प्रकार से होगी कि अगर x वस्तु कैपिटल इंटेंसिव है और y वस्तु लेबर इंटेंसिव है तो क्या होगा कि अगर ये x वस्तु कैपिटल इंटेंसिव है तो इसके अंदर कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होगा, इसलिए इसका इंडिफरेंस कर्व इस तरफ होगा जहाँ पर कैपिटल का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा और लेबर का कम प्रयोग किया जाएगा, यानी कैपिटल की मात्रा ज़्यादा होगी। यानी के एक्स अपॉन एल एक्स विल बी ग्रेटर देन के वाई अपॉन एल वाई। चूँकि ये लेबर अबंडेंट है इसलिए इसके अंदर लेबर की मात्रा का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, ये लेबर ज़्यादा हो गया और कैपिटल यहाँ पे कम हो गया, तो ये लेबर अबंडेंट वस्तु होगी और ये कैपिटल अबंडेंट वस्तु होगी। जब ये कैपिटल अबंडेंट वस्तु है तो के एक्स डिवाइडेड बाई एल एक्स विल बी ग्रेटर देन के वाई अपॉन एल वाई फॉर ऑल रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस। इसके लिए आर अपॉन डब्लू, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और डब्लू वेजेज हो गया। द फर्म ऑलवेज मैक्सिमाइजेज प्रॉफिट, मिनिमाइजेज कॉस्ट बाय यूजिंग रिलेटिवली मोर कैपिटल इन प्रोड्यूसिंग एक्स देन इन प्रोड्यूसिंग वाई, यानी एक्स वस्तु के उत्पादन में वो कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेगा, ताकि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है ये और इसमें कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके वो एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा, और लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके वो किस वस्तु का उत्पादन करेगा, वाई वस्तु का उत्पादन करेगा। इससे आगे अपन देखेंगे कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड जो है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो ये 2 राष्ट्र हैं, दोनों राष्ट्रों का एक का ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है और दूसरे का ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। ये लेबर इंटेंसिव कंट्री या लेबर इंटेंसिव गुड्स हो गया और ये कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हो गया। तो इसमें जो अलग अलग नोटेशंस दिए हुए हैं वो इस प्रकार से है। एफ फॉरेन के लिए दिया गया, एच होम के लिए दिया गया, सी फॉर क्लॉथ के लिए दिया हुआ, पी फॉर पेपर के लिए दिया हुआ है और ए ऑटार्की यानी फ्री ट्रेड के लिए दिया गया है। तो ये जो होगा इसमें ये दर्शाया गया है कि 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और दोनों अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग पीपीएफ जो है वो किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए, अब जब ये 2 राष्ट्र हैं तो दोनों राष्ट्रों का घरेलू जो कीमत रेखा होगी वो अलग अलग होगी। ये इस राष्ट्र की घरेलू कीमत रेखा होगी और ये इस राष्ट्र की घरेलू कीमत रेखा होगी। तो जहाँ घरेलू कीमत रेखा और उसका उत्पादन संभावना वक्र पीपीएफ टच करेगा वहाँ पर उस राष्ट्र का संतुलन हो जाएगा, यानी कि इस कंट्री के लिए ये वाला जो बिंदु है वो संतुलन का बिंदु है। और ये आपके जो इंडिफरेंस कर्व है वो आइडेंटिकल प्रेफरेंसेस को दर्शाता है, यानी कहीं ना कहीं दोनों राष्ट्रों की जो प्रेफरेंसेस है वो समान है, इसलिए ये आइडेंटिकल प्रेफरेंसेस को दर्शाने वाला कर्व हो गया। और ये राष्ट्र कैपिटल इंटेंसिव वाले राष्ट्र की ये जो है ना
वो घरेलू कीमत रेखा है। घरेलू कीमत रेखा उत्पादन संभावना वक्र को जहाँ पर ये टच करेगा तो वहाँ पर ये बिंदु बनेगा। ये यहाँ पर इतना लेबर और इतना, ये इतना लेबर और इतना कैपिटल काम में लेगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर इतना लेबर और इतना कैपिटल काम में लेगा। तो उसकी घरेलू कीमत रेखा और इसकी घरेलू कीमत रेखा के आधार पर इनकी जो है स्थिति वो दर्शाई गई है। अब इन दोनों की घरेलू कीमत रेखाओं और दोनों राष्ट्रों के बीच में जब व्यापार होता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा निर्धारित होगी दोनों राष्ट्रों के बीच में। वो आपकी ये है जो कि नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा खींची गई है। ये वाला बिंदु है जो कि नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो दोनों की घरेलू कीमत रेखाएं अलग हो जाएगी और एक अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा का निर्धारण होगा। मान लीजिए कि ये P0/P जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है, दोनों राष्ट्रों के समझौते के आधार पर जो तय की हुई है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा होगी तो ये अंतर्राष्ट्रीय संतुलन वहाँ पर होगा जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा उत्पादन संभावना वक्र को स्पर्श करेगा। तो ये अपेक्षाकृत ऊंचे उत्पादन संभावना वक्र जो कि पहले वाला पसंद वाला जो था उस इंडिफरेंस कर्व से ऊपर वाले कर्व को, हालांकि ये इनसे भी गुजरती है, लेकिन संतुलन यहाँ ना होकर के वहाँ होगा जहाँ पर कि उस उदासीनता संभावना वक्र का जो ढाल है वो और इस रेखा का ढाल जो है वो बराबर होगा। अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा का और उन दोनों राष्ट्रों के जो एक समान पसंद है उस पसंद का जो इंडिफरेंस कर्व का जो मानचित्र बनता है उस मानचित्र के ऊपर के हिस्से में संतुलन होगा। अब देखिए, जब संतुलन का बिंदु ये हो जाता है दोनों राष्ट्रों के बीच में, जहाँ पर दोनों राष्ट्र इस बिंदु पर आकर के संतुलन की स्थिति को कायम रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये राष्ट्र चूँकि लेबर इंटेंसिव है तो ये ज़्यादा लेबर का प्रयोग करेगा और इस मात्रा में ये यहाँ तक लेबर का उत्पादन करता है, तो इतनी मात्रा को ये ट्रेड करेगा, इतनी मात्रा का ये व्यापार करके ये मात्रा जो है वो हासिल कर लेगा। और चूँकि ये राष्ट्र यहाँ पर उत्पादन कर रहा था यहाँ पर, तो इसको अब इतना मिल जाएगा कि ये इतना ट्रेड करके इतनी मात्रा में ये इस राष्ट्र के द्वारा इतनी मात्रा में दिया जाएगा और इस राष्ट्र के द्वारा इतनी मात्रा में दिया जाएगा, और दोनों राष्ट्र जो होंगे वो इस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में हो जाएंगे। ये राष्ट्र इतने मात्रा दे करके इससे इतनी मात्रा प्राप्त करेगा, हासिल करेगा। इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम एक्चुअल ऑल इन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।